जय मां सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी, एचपीएस एजुटेक सोनी सर जोधपुर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, YouTube पर जाकर के सर्च करें एचपीएस एजुटेक, आपको मिलेगा जीके एंड जीएस में धमाकेदार सीरीज। और दोस्तों, जनरल नॉलेज में मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इंडिया के किसी भी कोने में बैठकर अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईएएस से लेकर स्टेट लेवल की पीसीएस तक की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट जेआरएफ, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप एक बार साथियों सर्च करके देखिएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल हिंदी और इसी के साथ में जनरल साइंस, आपके तैयारी में चार चांद लग जाएगा। यह आप मुझ पर विश्वास करके देखिएगा। और साथियों, अगर भरोसा नहीं और आपको फेक लग रही है तो 10 मिनट से ज्यादा आपसे समय नहीं लूंगा। 10 मिनट आप इस चैनल पर जाइएगा और अगर आपको विश्वास हो जाए कि आपकी आवाज में दम है तो साथियों, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इतना फैलाओ इस चैनल को कि हर भाई बहन की मोबाइल स्क्रीन पर एचपीएस एजुटेक नाम हो। थैंक यू वेरी मच। साथियों सुनिएगा, आज अपन बात करेंगे विश्व एक ज्योग्राफी का एक छोटा सा चैप्टर है। मेरे किसी दोस्त ने कमेंट किया, सर ये याद नहीं होता। देखिएगा, विश्व की सीमा रेखाएं, विश्व की सीमा रेखाओं के बारे में आपसे सवाल जिक्र करेंगे। विश्व की सीमा रेखाएं क्या होती है दोस्तों? सीमा रेखाएं, उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। हर एक लाइन में सवाल होगा। थोड़ा सा आप विश्वास बना करके, बड़ी बड़ी फीस की राशि देकर के भी आप टिक करके बैठते हैं। साथियों, मैं आपको बोल रहा हूं, टिक करके बैठते हैं। आप 10 मिनट अपने घर पर शांति से बैठकर देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। आपसे इतना मांग रहा हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बस। चलिए देखिएगा, विश्व की सीमा रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। हेडिंग ये होगी, तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं सीमा क्या होती है। दोस्तों, सीमा अंग्रेजी के बाउंड्री शब्द से बना है। बाउंड्री शब्द जो है बाउंड से बना है। बाउंड का मतलब होता है बांधना। किसी भी एक छोटे क्षेत्र से लेकर के बड़े से बड़े भूभाग क्षेत्र में अपनी जो निश्चित एरिया है या निश्चित क्षेत्र है उसको सीमाबद्ध करना, या सामान्य रूप में अपन कह सकते हैं अपनी सतह का क्षेत्र जो है निर्धारित करना कि इस क्षेत्र में हमारा ही सतह रहेगी, तो उसे अपन सीमा कह सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो चुका दोस्तों। ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखा जाए तो सीमा 4 प्रकार की होती है। ध्यान से सुनना, ज्योग्राफिकल दृष्टि से पीसीएस वाला थोड़ा ध्यान दे। पूर्ववर्ती सीमा, परवर्ती सीमा, तीसरी अध्यारोपित सीमा, सुप्रीम इंपोज्ड कहते हैं, अध्यारोपित सीमा, और चौथी साथियों अवशिष्ट रिजिडुअल सीमा। सुनिएगा, यह पूर्व एक उपसर्ग है साथियों। पूर्व यानी पहले और पर यानी बाद में। समास पढ़ते तो पूर्व पद, पर पद, इसी प्रकार पूर्व और पर। देखो, ऐसी सीमाएं जो किसी दो क्षेत्रों के बीच में सांस्कृतिक विकास होने से पहले ही निर्धारित कर दी जाती है, फिर बाद में उस एरिया का विकास होता है, तो वो एक पूर्ववर्ती सीमा कहलाएगी। और ऐसी सीमाएं जहां पर सांस्कृतिक विकास दोस्तों सांस्कृतिक विकास हो जाता है और बाद में साथियों सीमा का निर्धारण होता है, तो वो परवर्ती सीमा है। परवर्ती सीमा और अध्यारोपित सीमा में थोड़ा फर्क है साथियों, 19-20 का। अध्यारोपित सीमा सांस्कृतिक विकास होने के बाद ही होती है, लेकिन दोस्तों वो जबरदस्ती से थोप दी जाती है, उसे कहते हैं अध्यारोपित सीमा। जैसे आज अपन बात करें भारत पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान में दोस्तों यह तो एक उपमहाद्वीप के हिस्से थे, सांस्कृतिक विकास पहले ही हो चुका था, लेकिन धर्म के आधार पर दोस्तों जबरदस्ती से इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। तो याद रखिएगा, यह एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण मानी जाती है। और अगली है अवशिष्ट सीमा। ऐसी सीमा जिसका पहले तो महत्व था लेकिन आज अवशिष्ट रूप में रह गई है, उसकी कोई मान्यता नहीं होती, तो वो सीमा रेखा अवशिष्ट कहलाएगी। ज्योग्राफिकल दृष्टि से ये 4 सीमाएं होती है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं भाइयों, तो देखो अब साथियों, सीमा का निर्धारण 2 तरीके से होता है। पहला, ध्यान से सुनना, प्राकृतिक आधार पर, और दूसरा है कृत्रिम या सांस्कृतिक आधार पर। ढंग से समझना मेरे भाइयों। देखो,
प्राकृतिक आधार पर कैसे दो देशों के बीच में या दो क्षेत्रों के बीच में कोई ऐसा प्राकृतिक चिन्ह हो या प्राकृतिक वस्तु कह सकते हैं अपन, प्राकृतिक उच्चावच हो साथियों, जो एक स्थायी रहेगा, वो हजारों लाखों वर्षों तक हटने वाला नहीं है, उसे कहते हैं प्राकृतिक सीमा। जैसे दो देशों के बीच में कोई नदी चल रही है तो नदी को सीमा मान लिया जाता है कि इस नदी से इस और आपका देश और इस और हमारा। या मान लो साथियों कोई पर्वत हो तो उस पर्वत के आधार पर सीमा मान ली जाती है। जैसे फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत है, इस प्रकार कोई पर्वत को मान लो। जैसे भारत और म्यांमार के बीच में अराकान योमा पेंगो योमा पर्वत है, इस प्रकार कोई पर्वत श्रेणी कोई नदी हो तो ऐसी सीमाएं प्राकृतिक सीमा मानी जाती है और यह सीमा सबसे प्रामाणिक और स्थायी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस सीमा के कारण दोस्तों साम्राज्य विस्तार की लालसा रखने वाले देश आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो एक स्थायी होती है। पर्वत एक स्थायी होगा, हजारों वर्षों तक वो हटने वाला नहीं होता। कृत्रिम सीमा क्या होती है दोस्तों? कृत्रिम सीमा अपन कोई न कोई आधार मान करके सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, लाइन खींचते हैं या अपन बाउंड्री बनाते हैं, तारबंदी वगैरह जो भी हो, तो उसे सांस्कृतिक कहेंगे। हाँ, कहीं कहीं पर हम अक्षांश रेखा को आधार मान करके सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो ऐसी सीमाएं सांस्कृतिक सीमा के अंतर्गत गिनी जाती है। तो हमारे विश्व में साथियों भारत और भारत के अलावा कुछ अन्य देशों के साथ में सीमा रेखाओं का निर्धारण किया गया है, जिसमें कुछ सीमाएं प्रसिद्ध है और हमारा एग्जामिनर वनडे एग्जाम के रूप में हमसे सवाल पूछ लेता है, तो मैं आपके सामने उन सीमा रेखाओं की बात करूंगा। थैंक यू। आइएगा, विश्व की प्रमुख सीमाएं। सबसे पहले साथियों हम भारत के साथ में ही देख लेते हैं। देखो भारत सबसे पहले साथियों हमारी सीमा है डूरंड रेखा। आपसे पूछ लेता है डूरंड रेखा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश था और उसे अपन कह रहे थे ब्रिटिश भारत। समझ रहे ना बात? तो ब्रिटिश भारत के ऊपर अफगानिस्तान यानी आज के पाकिस्तान के ऊपर की ओर अफगानिस्तान देश था और उस ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा थी रेखा, उसे डूरंड रेखा माना गया। तो उस समय में दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन आज वो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। और दोस्तों इस सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। तो उस समय भारत और अफगानिस्तान आज पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में है। याद रखा दोस्तों, वर्तमान में इसकी मान्यता खत्म होने लग गई, क्योंकि 1893 में दोस्तों 1893 में सर मार्टिमर डूरंड ने दोस्तों इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था, वो भी 99 साल के लिए। तो 1893 से 99 करें तो 1992 हो जाता है। आज ये सीमा लगभग समाप्ति की ओर हो गई है। तो यह थी डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, पहली हुई आपकी डूरंड रेखा। दूसरी साथियों लगे हाथों आपको बोल रहा हूं रेड किल्प रेखा। ध्यान रखिएगा साथियों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आजाद होने के साथ ही अपने को दोस्तों परिणाम के रूप में बंटवारा मिला और बंटवारे में भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र हो गए थे। पाकिस्तान भी दो क्षेत्र विशेष थे, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान। बिजली ने धोखा दिया साथियों, थोड़ा एडजस्ट करना रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और पश्चिमी पाकिस्तान जो हमारा आज पाकिस्तान है। तो यह जो थे देश बने, इन देशों के लिए सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए सर सिरिल, ध्यान से सुनना, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को साथियों एक आयोग बनाया, जिसमें 2 कांग्रेस के सदस्य थे और 2
मुस्लिम लीग के सदस्य थे और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा। तो याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच में साथियों यह जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है और इसकी जो लंबाई है साथियों वो 3323 किलोमीटर। ध्यान रखना 3323 किलोमीटर। याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा ही है, लेकिन उसको साथियों वर्तमान में शून्य लाइन का नाम भी दिया जाता है। तो दोनों ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबाई लगती है साथियों। भारत और देखो ये भारत और पाकिस्तान के साथ है, लेकिन यह दोस्तों बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था, तो इसलिए भारत और बांग्लादेश के साथ में भी लगती है और बांग्लादेश के साथ में शून्य लाइन का भी नामकरण किया गया और बांग्लादेश का बॉर्डर सर्वाधिक लगता है भारत के 4096 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ रहा हूं साथियों, तो सुनिए। तीसरी बात करूं तो 1914 में साथियों एक शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौते में ध्यान रखना उसके अध्यक्षता की थी सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन, मनमोहन मत करना मेरे भाइयों, सर हेनरी मैकमोहन थे, हेनरी मैकमोहन थे। और इस समझौते में साथियों भारत और तिब्बत के बीच में, उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात थी साथियों, तो भारत और तिब्बत के बीच में एक रेखा का निर्धारण हुआ जिसे अपन कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहते हैं साथियों। और इस तिब्बत पर आज चीन का अधिकार हो गया, इसलिए आज यह मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में मानी गई है। इसी का एक उपनाम है साथियों रेड लाइन। ध्यान से सुन लेना, रेड लाइन है यह, वो रेड क्लिफ है, यह रेड लाइन है, मैकमोहन रेखा नाम है। 1914 में शिमला समझौते के तहत निर्धारित हुआ, अध्यक्षता सर हेनरी मैकमोहन ने की, भारत प्लस चीन के बीच में है, लेकिन उस समय साथियों तिब्बत राष्ट्र शामिल था। याद रखेगा इस लाइन को चाइना अस्वीकार करता है क्योंकि चाइना बोलता है कि हम उस समय शामिल नहीं थे। कंसेप्ट क्लियर हो चुका। वर्तमान में भारत और चीन की जो बीच में सीमा रेखा की लंबाई है साथियों 3488 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं, सुनो। फिर साथियों अपन बात करें तो देखो भारत और म्यांमार के बीच में, भारत व म्यांमार के बीच में एक पर्वतीय श्रेणी को सीमा रेखा माना गया साथियों, जिनमें अपन बात करते हैं अराकानयोमा पर्वत, अराकानयोमा पर्वत वे पेंगुयोमा पर्वत। याद रखना मेरे भाइयों, सीमा रेखा का निर्धारण के साथ साथ आपको पता चल जाना चाहिए अराकानयोमा पर्वत कहां है, पेंगुयोमा पर्वत कहां है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है मेरे साथियों, ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के राज्य लगते हैं म्यांमार के। 1650 किलोमीटर लंबाई है साथियों इस म्यांमार के लगने वाली बॉर्डर की। कंसेप्ट क्लियर हो चुका? चलिए यह तो हुई साथियों भारत के साथ लगने वाली सीमाएं। बाकी तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि या पाक जल मरुमध्य है ही है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। थोड़ी सी नजर डालता हूं एक विश्व की ओर, सुनिएगा दोस्तों। हमारा रूस जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और रूस यूरोप महाद्वीप में भी फैला हुआ है। और साथियों यूरोप महाद्वीप में उत्तर की ओर एक प्रायद्वीप है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, जिनमें 3 देश आते हैं, नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नार्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। विश्व में सबसे पहले पर्यावरण का सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, याद रखना। उसी समय से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया मेरे साथियों, याद रख लेना। एक एक लाइन में सवाल देगा ये आपको सोनी सर मारवाड़ी। जरूरत है तो आपको टिक करके बैठने की है, घोट करके कोई टीचर इस प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं पिलाने वाला मेरे भाइयों। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में चक्कर लगा लेना, खुलेआम चैलेंज है हमारा। चलिए तो ध्यान रखना नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। दोस्तों इधर की ओर है नॉर्वे, बीच में स्वीडन और इधर है फिनलैंड। मैं क्या बोल रहा हूं इसलिए सुनिएगा। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी साथियों फिनलैंड की राजधानी है। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं,
इधर तो आ गया रूस, हमारे यूरोप में फैला हुआ, इधर साथियों ये फिनलैंड देश है। तो इस फिनलैंड और रूस के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है और उस सीमा रेखा का नाम है मार्जिनल रेखा। मार्जिनल रेखा या इसी का दूसरा नाम है साथियों मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा, रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल रेखा या मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ रहा हूं साथियों। देखो यूरोप महाद्वीप के दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में उत्तर की ओर एक देश है जर्मनी। ढंग से सुनना साथियों, जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी है साथियों बर्लिन, स्प्री नदी के तट पर है। कंसेप्ट क्लियर, ध्यान रखना। इस जर्मनी के इधर की ओर तो साथियों एक देश है पोलैंड, उत्तर पूर्व की ओर पोलैंड, और पोलैंड की राजधानी है मेरे भाइयों वारसा, और आपको पता है ना वारसा पैक्ट हुआ था। और इधर की ओर साथियों एक देश है फ्रांस, याद रखना फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी आपसे छुपी हुई नहीं है, पेरिस है मेरे भाइयों, जहां पर एम्फिल टावर बना हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर है। और फ्रांस के दक्षिण में दोस्तों यहां पर है स्पेन, और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड ढंग से समझना, ये कंटिन्यूअसली ऐसे देश है दोस्तों। जर्मनी मुख्य, जर्मनी के उत्तर पूर्व की ओर पोलैंड, पोलैंड और जर्मनी के दक्षिण पश्चिम की ओर फ्रांस, और फ्रांस के भी दक्षिण पश्चिम की ओर स्पेन। चारों की राजधानी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, फ्रांस की है दोस्तों हमारी पेरिस, जर्मनी की बर्लिन और पोलैंड की वारसा। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर, यह ऐसा नाम स्प्री नदी के तट पर, फ्रांस की पेरिस सीन नदी के तट पर। नदियों का नाम पूछ ले तो भी ध्यान रखना, बात हम सीमाओं की कर रहे हैं लेकिन एक एक लाइन में सवाल देंगे आपको। अब है क्या वो देखते हैं। अब राजधानियों को छोड़ो, अब एक बार देखो 4 देश हुए। पहली बात, जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण हुआ साथियों प्रथम विश्व युद्ध के समय, और इस सीमा का नाम क्या दिया गया। पहला नाम हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, रेखा या इसी का नाम कर दिया दोस्तों ऑर्डरनीस रेखा। ढंग से सुनना, ऑर्डरनीस रेखा। तो आपसे पूछ सकता है सवाल कि हिंडनबर्ग रेखा या ऑर्डरनीस रेखा कहां पर है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। राम राम जपो वाला जपो, याद रखना, जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा या ऑर्डरनीस रेखा। कंसेप्ट क्लियर। चलो इसको आगे की ओर देखते हैं साथियों। जर्मनी और फ्रांस के बीच में देखो यहां पर सीमा रेखा का निर्धारण हुआ प्रथम विश्व युद्ध के समय। इस सीमा रेखा का नाम रखा गया मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा, या एक दूसरा नाम और रखा गया साथियों सीजफ्रीड रेखा, सीजफ्रीड रेखा। ढंग से समझ लेना, आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए। बस हमारा एक ही उद्देश्य है भाइयों बहनों का शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करना। जितना हो सके अगर किसी भाई के लाभ हो जाए, बस इतनी शांति चाहिए इस लाइफ में, और कुछ नहीं साथियों। याद रखिएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनोट रेखा या दूसरा नाम है सीजफ्रीड रेखा, दोनों एक ही है। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। अब देखो फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा का निर्धारण एक पर्वत के द्वारा किया गया है, और उस पर्वत का नाम है मेरे साथियों पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत। कंसेप्ट क्लियर। पिरेनीज पर्वत कहां पर आपको पूछ सकता है, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा निर्धारण करता है। चलिए अब देखो आगे की ओर, मुख्य मुख्य सीमाएं जितनी भी है साथियों मैं सब बात करवा दूंगा आपके, चिंता ना करें। अब देखना है साथियों हमें क्या है। देखो अमेरिका में दोस्तों ध्यान रखना, सबसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ना साथियों ये इस प्रकार का, तो ध्यान रखना सबसे उत्तर की ओर देश है कनाडा, और कनाडा के पश्चिम की ओर यहां पर अमेरिका का एक स्टेट है। अमेरिका में 50 राज्य है, तो यहां पर एक स्टेट है साथियों अलास्का, और अलास्का पहले रूस के अंडर में था, बाद में इसको बेच दिया गया अमेरिका को। ध्यान रखना। फिर है कनाडा, कनाडा के नीचे अमेरिका यूएसए, और अमेरिका के नीचे साथियों मैक्सिको। ये 3 बड़े देश हैं उत्तरी अमेरिका में, बाकी छोटे छोटे देश हैं। सुनिएगा दोस्तों, अलास्का अमेरिका का हिस्सा है और कनाडा देश है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में एक नदी के द्वारा सीमा निर्धारण हुआ है। इधर की ओर देखो ऐसे,
तो उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। मैंने कहा ना, नदियां, पर्वत, इस आधार पर भी सीमाओं का निर्धारण होता है। तो सेंट लॉरेंस नदी ये किसके मध्य में है? कनाडा और अमेरिका के बीच में। इसी पर साथियों अमेरिका का सर्वोच्च जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है, याद रखना। इस यहीं पर साथियों 5 झील है जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध झील क्षेत्र है। सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी, ओंटारियो झीलें, याद रखना। अभी इतना ही, आगे और वक्त आएगा। फिर साथियों मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक सीमा रेखा है नदियों के द्वारा, रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी, या दूसरी है कोलोरेडो नदी। ढंग से समझना मेरे भाइयों, ये नदियां हैं 2। इन नदियों के द्वारा भी मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। साथ साथ में याद करें, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्लियर हुआ? चलिए, यह तो थी साथियों हमारी नदियों के द्वारा मुख्य सीमा रेखाओं का निर्धारण। अब मैं आपके सामने बात करूंगा कुछ साथियों अक्षांश रेखाओं के द्वारा भी सीमा रेखाओं का निर्धारण होता है। अक्षांश रेखाओं के द्वारा, पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, सुनिएगा साथियों। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। देखना, अक्षांश रेखाओं यह पृथ्वी के बीचों बीच में खींचने वाली भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है, इसलिए अक्षांश रेखा का दूसरा नाम होता है समानांतर रेखा। समानांतर रेखा। फिर साथियों यह 0 डिग्री से उत्तर की ओर है तो उत्तरी समानांतर रेखा, दक्षिण की ओर है तो दक्षिणी समानांतर रेखा होगा या दक्षिणी अक्षांश रेखा होगा। ऐसा आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये याद रहेगा। चलिए, फिर साथियों ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा हो तो उसको याम्योत्तर रेखा कहते हैं और याम्योत्तर रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। तो दोस्तों पूर्व पश्चिम होगा तो पूर्वी याम्योत्तर या पश्चिमी याम्योत्तर होगा, वो भी आपको पता चल गया। अब देखना, हम बात कर रहे हैं आपके सामने, देखना हर बार आपका सवाल आएगा, यह हमारा भारत है साथियों और भारत के दक्षिण में यहां पर आपको पता है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 अंडमान के द्वीप है मुख्य जो अपन पढ़ते हैं और दोस्तों 2 है निकोबार के। सुनना, उत्तरी अंडमान लिखूंगा नहीं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लघु अंडमान। लघु को अंग्रेजी में कहते हैं लिटिल, इसलिए लिटिल अंडमान भी लिखा हुआ मिल सकता है। फिर दोस्तों ये कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार पर आपको पता है इंदिरा पॉइंट है। इसके दक्षिण में साथियों सुमात्रा द्वीप आता है जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। अंडमान के उत्तर की ओर दोस्तों यहां पर कोको द्वीप है, कोको द्वीप समूह है साथियों बंगाल की खाड़ी में। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनना। देखो, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मेरे भाइयों कोको चैनल। याद रखना, पहला सवाल पूछ लेगा कोको चैनल कहां पर है? कोको द्वीप समूह व उत्तरी अंडमान के मध्य। क्लियर? चलो दोस्तों, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, लाइन को ध्यान रखें, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया जिसे कहते हैं दोस्तों डंकन पास चैनल। डंकन पास चैनल याद रहेगा, डंकन पास है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में। चलिए, बिजली ने थोड़ा धोखा दे दिया साथियों, बाकी कुछ नहीं। अब देखो, लघु अंडमान और इधर है साथियों कार निकोबार। देखो, ये चारों द्वीप अंडमान के हैं, ये चारों द्वीप निकोबार के हैं। अब सुनना, यह दोस्तों यहां पर एक लाइन खींची गई है। पहले तो आपको पूछ सकता है अंडमान और निकोबार के बीच लाइन का क्या नाम है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको और डीपली में सवाल जाए तो ऐसा पूछेगा साथियों, लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है? तो देखो, मैंने अभी बताया ना अक्षांश रेखा, तो यहां से दोस्तों 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम कर दिया गया 10 डिग्री
चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के बीच में है। डीपली में पूछे तो लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य में है। क्लियर? चलो अब दोस्तों देखो, यह है ग्रेट निकोबार और यह है सुमात्रा द्वीप। इन दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया। यहां पर आपको पता है ग्रेट निकोबार है और यह सुमात्रा इंडोनेशिया का है, तो दोनों के बीच में जो चैनल है उसका नाम कर दिया गया साथियों ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। और कहीं पर आपको इसका नाम ग्रैंड चैनल भी लिखा हुआ मिलेगा, ग्रैंड चैनल भी। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये चारों पांचों सवाल याद रह जाएगा। अब देखना है साथियों, यह तो इधर की ओर की बातें हुई। अब देखो, यह हमारा दोस्तों प्रायद्वीप है भारत और इधर की ओर है लक्षद्वीप। तो यहां पर लक्षद्वीप है। देखो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता कि नहीं होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर अक्षांशीय विस्तार है। यहां से दोस्तों 8 डिग्री से एक लाइन खींची गई है, 8 डिग्री से लाइन खींची गई है। तो ध्यान रखना, यह तो जो द्वीप है यह मिनिकाई है, यह दोस्तों मिनिकाई नाम है इसका। मिनिकाई क्या है? लक्षद्वीप का एक छोटा द्वीप है साथियों। और दक्षिण की ओर यहां पर देश है दोस्तों मालदीव, याद रखना मालदीव, और मालदीव की राजधानी है माले। अब सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, 8 डिग्री चैनल आपको पूछ ले कहां से गुजर रहा है, तो मालदीव और मिनिकोई के बीच से। मिनिकोई लक्षद्वीप का हिस्सा है, इसलिए साथियों ऐसा भी पूछ सकता है मालदीव व लक्षद्वीप के मध्य से। क्लियर हुआ? चलिए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो दोस्तों यहां पर 9 डिग्री आ रहा है, यह लो 9 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल साथियों ये गुजर रहा है यहां से, ध्यान रखना यहां से। तो नीचे की ओर तो रह गया मिनिकोई और उत्तर की ओर साथियों लक्षद्वीप रह गया। ध्यान रखना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्यों है तो पूरा ही लक्षद्वीप, लेकिन ध्यान रखना लक्षद्वीप की राजधानी जो कवारती है वो यहां पर है, इसलिए मेन हेड इसको माना है। तो ध्यान रखना मिनिकोई व लक्षद्वीप के बीच या मिनिकोई व कवारती के बीच कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल है। याद रह जाएगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके। अब देखना, यह तो हमारे भारत से संबंधित अक्षांश रेखाएं हुई। कुछ अक्षांश रेखाओं की आगे की ओर बढ़ रहे हैं साथियों। यह भारत और भारत के इधर दक्षिणी पूर्वी एशिया में यहां पर एक देश है वियतनाम। अगर आपने एशिया महाद्वीप पढ़ा हो, मेरे बहुत अच्छी तरीके से एशिया महाद्वीप के 4 लेक्चर है और गारंटी के साथ कह रहा हूं पीसीएस में भी वहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा। आपको समय तो देना पड़ेगा, बिना कुछ गवाए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखो वियतनाम, वियतनाम का पहले बंटवारा था दोस्तों उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम, लेकिन आज नहीं है। तो देखो 8 डिग्री तो यहां से शुरू हो गया साथियों, समझ रहे हो ना भाई, 8 डिग्री तो यहां से शुरू हो रहा है। तो ध्यान रखना यह वियतनाम यहां पर है उत्तर की ओर। तो इस वियतनाम में दोस्तों उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के बीच में एक रेखा थी और इस रेखा का क्या नाम है साथियों? 17 डिग्री अक्षांश रेखा, 17 डिग्री अक्षांश या समानांतर रेखा। समझ में ध्यान रखना, आज मान्य नहीं है लेकिन आपको पूछ लेगा कि 17वीं समानांतर रेखा या 17वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच थी? तो उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब देखो यह बात भी खत्म। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है साथियों, इधर तो भारत था, यह भारत की कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, इधर साथियों को पता है पाकिस्तान आ रहा है। तो भारत कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। कर्क रेखा का नाम 23.5 डिग्री है, 23.5 से ऊपर की ओर की रेखा 24 डिग्री समानांतर रेखा। यह सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं साथियों, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आपको पता ही है। तो ध्यान रखना 24 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, वो यहां से भारत और पाकिस्तान को अलग कर रही है साथियों। यहां से पाकिस्तान उत्तर की ओर, भारत दक्षिण की ओर। यह रेखा 24 डिग्री अक्षांश पाकिस्तान देश जो है एक सीमा रेखा मानता है, लेकिन भारत इसको स्वीकार नहीं करता। तो अगर आपको पूछ ले कि 24वीं समानांतर रेखा किसके मध्य में है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच मानी गई, लेकिन भारत स्वीकार नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनना दोस्तों, इधर की ओर तो आ गया चाइना, चीन देश, और चीन के पूर्व की ओर एक देश है कोरिया।
कोरिया देश, जिसके दो भाग है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। भगवान का शुक्र है, बिजली आ गई साथियों, भरोसा रखिएगा। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया। अब समझिएगा मेरे भाइयों, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच में एक सीमा रेखा मानी गई है अक्षांश के आधार पर, और वो सीमा रेखा है 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा है साथियों। समानांतर का मतलब अक्षांश रेखा है। तो आपको पूछ लेगा उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो 38वीं समानांतर रेखा। इसी के पूर्व में जापान है साथियों, ध्यान रखना। तो यह सीमा रेखा 38वीं उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। कंसेप्ट क्लियर? चलिएगा अब देखना दोस्तों, एक यहां पर हमारा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ध्यान रखना, मिस्र, और मिस्र की राजधानी काहिरा है। और इसके दक्षिण में एक देश है साथियों सूडान, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान, मिस्र और सूडान के बीच में अफ्रीका महाद्वीप में एक सीमा रेखा मानी गई है, और उस सीमा रेखा का नाम है 22 डिग्री समानांतर रेखा। 22 डिग्री समानांतर रेखा, ध्यान रखना साथियों, कहां पर है? यहां पर मिस्र व सूडान के बीच में। समझ में आ गई भाइयों? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अक्षांश व समानांतर और बचा है, जिसके बारे में आपके सामने बात रख रहा हूं दोस्तों। ध्यान रखना, अमेरिका व कनाडा के बीच में, अमेरिका व कनाडा के बीच में साथियों 49वीं समानांतर रेखा है। अमेरिका प्लस कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है मेरे भाइयों, 49वीं समानांतर रेखा। याद रह जाएगा? चलिए अब देखो, यह तो हुई सब समानांतर रेखाएं। आगे मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, एक देशांतर रेखा भी सीमा मानी जाती है। इधर मैंने कहा ना अलास्का है, अमेरिका का पार्ट, इधर आ गया कनाडा। तो आपको पता है अमेरिका तो नीचे रह गया, लेकिन अलास्का कनाडा के पास में है। तो ऐसी एक सीमा मानी गई है पश्चिमी देशांतर के द्वारा। ध्यान रखना, वो पश्चिमी देशांतर है, और उस देशांतर का नाम है 141 डिग्री पूर्वी देशांतर। साथियों गलत बोल दिया, पूर्वी देशांतर। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर ही है साथियों, पश्चिमी देशांतर, बिल्कुल 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है अलास्का व कनाडा के बीच में सीमा रेखा मानी गई है। याद रहे साथियों, इससे ज्यादा कोई सीमाएं मुझे नहीं मिली, और शायद बाकी तो आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। नॉलेज अनंत है, निश्चित सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ज्यादातर एग्जामिनर हमारा यहीं से सवाल उठाता है, इसलिए आप भरोसा रखिएगा और ईमानदारी के साथ में मेहनत करें साथियों। आपका भाई आपके सपोर्ट करने के लिए हरदम तैयार है। थैंक यू।